हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर 2025 का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आओ। तो यहाँ पे देखिए 2025 का पेपर ही जो है मैं लेकर आया हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन से कैसे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास रहने वाली है 17 अप्रैल 2025 को जो है डीजीटी की तरफ से ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट से बेक एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ जो है इस क्वेश्चन पेपर से हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह के और कैसे क्वेश्चन जो है 2025 मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में न हो। ऐसे स्टैंड पे क्यों रखते हैं भाई? वो आपने देखा होगा कि जब सोल्डरिंग आयरन कर रहे होते हैं हम, तो पास में जो है एक दूसरा स्टैंड होता है जिसके ऊपर हम उस सोल्डरिंग आयरन को रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं ताकि जलने और आग लगने से बचाता है। ठीक है, एक स्टैंड होता है, ऐसा गोल गोल सा स्टैंड होता है जिसके अंदर जो है आप उस सोल्डरिंग आयरन को रख देते हो। ठीक है, वो इसीलिए रखते हैं ताकि जलने और आग लगने से बच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत ट्रांसफार्मर में टेप परिवर्तक का उद्देश्य क्या है। गाइस, ट्रांसफार्मर जो है उसमें टेप परिवर्तक का उद्देश्य हमसे पूछा गया है। ये वाइंडिंग होती है, यहाँ पे टेप परिवर्तक का मतलब है यहाँ कोई टेपिंग, यहाँ कोई टेपिंग। ठीक है, ऐसे अलग अलग टेपिंग निकाल लेते हैं। वो टेपिंग हम क्यों निकालते हैं? ताकि द्वितीयक वोल्टेज जो है वो एक तरीके से मेंटेन द सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट। टेप परिवर्तक का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है मेंटेन सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट। सेकेंडरी वोल्टेज जो है उसको कांस्टेंट हम बना के रख सकें। राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। हालांकि गाइस देखो यार, समझना, वैसे जो है वोल्टेज अलग अलग हम प्राप्त करने के लिए जो है टेपिंग करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन में देखिए वोल्टेज जो है वो अलग अलग प्राप्त करना ऐसा तो है नहीं। इसमें एक्चुअल में दिया गया है द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, मतलब जितना अपन को चाहिए वोल्टेज उतना हम फिक्स बना के रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो होता है अपना बैटरीज वगैरह में, उसका सूत्र क्या होता है? तो ये तो इजीली आप लोगों को पता होगा। ईएमएफ जो है वो अपना वोल्टेज ड्रॉप प्लस जो है आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप को हम आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप प्लस पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको वीडी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे ईएमएफ बराबर हो जाएगा। ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मैंने वीडी से लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को वीडी से। और वोल्टेज ड्रॉप ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा होगा, वी बराबर आई गुना आर, उसको मैंने आई आर से लिखा है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइनसॉइडल एसी जो वेव फॉर्म है एक्चुअली उसके लिए पूछ रहा है। साइनसॉइडल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर के फॉर्म फैक्टर जो है गाइस देखो, एक तो होता है पीक फैक्टर, पीक फैक्टर का मान होता है √2 यानी कि 1.414, ये होता है पीक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? पीक फैक्टर। और एक होता है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। फॉर्म फैक्टर पूछा है तो राइट आंसर ये हो जाएगा। पीक फैक्टर पूछे तो राइट आंसर हो जाएगा √2 या फिर उसकी वैल्यू 1.414। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का फॉर्म फैक्टर के लिए 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल? ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजिटल घड़ी में जो है हम मरकरी सेल, जिसे बटन सेल भी बोलते हैं, और छोटा सा सेल आता है ना बटन सेल, ऐसा छोटा सा सेल, ठीक है, उसी को हम मरकरी सेल, पारा सेल भी इसे बोलते हैं। यही सेल जो है डिजिटल घड़ियाँ, जो कलाई घड़ी होती है, उन घड़ियों में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, आरएलसी श्रृंखला परिपथ में अनुनाद की स्थिति कौन सी है? दोस्तों, रेजोनेंस की अवस्था जो है वो होती है जब XL बराबर XC हो जाए, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाए। ठीक है, तो राइट आंसर जो है यहाँ ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें देखिए यहाँ पे दिए गए चित्र में लैंप का नाम क्या है। ये लैंप जो है ये कौन सा है गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो लैंप है ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप नहीं है। उसमें डायरेक्टली फिलामेंट अलग तरीके से होता है, यहाँ फिलामेंट देखो अलग तरीके से है। ठीक है, तो ये जो लैंप है ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप नहीं है। ये वाला जो है ये है MA टाइप HPMV लैंप। अब यहाँ पे देखो MA का मतलब होता है मरकरी आर्गन टाइप। ठीक है, मरकरी आर्गन प्रकार का हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। HP का मतलब होता है हाई प्रेशर, MV का मतलब होता है मरकरी वेपर। ठीक है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप MA टाइप, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें पूछा गया है, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो गया। 3 फेज प्रणाली में 2 फेजों के बीच में, ये 3 फेज प्रणाली है कि नहीं, 2 फेजों के बीच में जो है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। फेज एंगल जो है वो कितना होता है 120 डिग्री। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या है। ये देखो कैसा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में जो कंडक्टेंस होता है जिसे हम चालकता कहते हैं, कंडक्टेंस मतलब चालकता, ठीक उसी का समान शब्द चुंबकीय परिपथ के लिए कौन सा होगा। तो चुंबकीय परिपथ के लिए जो है परमियंस होता है। देखो समझना यार, चालकता जो है वो करंट के प्रवाह में सहायक होती है, ठीक उसी तरीके से जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में सहायक होता है परमियंस। ठीक है, परमियंस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध RT का फॉर्मूला क्या होगा। तो गाइस समतुल्य परिपथ के लिए जो है यहाँ पे देखो समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों के लिए देखो यार, यहाँ पे ये ऑप्शन में ही थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। एक्चुअल में ये नहीं आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है समांतर के लिए पूछ रहा है, समतुल्य 3 समांतर में जुड़े हुए। तो समांतर के लिए देखो यार, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे ये रेसिप्रोकल में है, इसको हम अगर सही बनाएंगे तो RT ऊपर लिखेंगे और इसको लिख देंगे 1/, ये पूरा का पूरा जो है बट्टे में चला जाएगा 1/R1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा 1/ प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है ऑप्शन बी में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा दोस्तों। ये DGT के आंसर की बनाई हुई है और 100% है कि ये क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये गलत दे रखा है। ठीक है, इसका सही आंसर यही होगा। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5S संकलन में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। स्टैंडर्डाइजेशन को जो है 4th स्टेप पे आता है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, हाँ 5S का फुल फॉर्म आप लोग बताओगे मेरे को। ठीक है, 5S का फुल फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है ये आप लोग बताओगे। स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो 4th स्टेप पे आता है। इसकी फुल फॉर्म है 1S, दूसरा S, ठीक है, ऐसे ही फिर तीसरा S, चौथा S, 5S है। पहले S का क्या मतलब है, दूसरे का क्या मतलब है, तीसरे का क्या मतलब है, चौथे का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन, 5वें का क्या मतलब है, ये पांचों चीज़ें आप मेरे को बताओगे। ठीक है, चौथे का मतलब तो आपको पता चल ही गया, तो बाकी जो 4 बच गए उनका क्या मीन्स है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। सामान्य विद्युत सामग्री की बात कर रहा है, कौन सी सामग्री, विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण। देखो फ्यूज जो है ना वो सुरक्षा युक्ति है, इंटरमीडिएट स्विच ये कंट्रोलिंग युक्ति है, पेंडेंट लैंप होल्डर ये होल्डिंग डिवाइस है। सामान्य जनरल जो है वो है सीलिंग रोज। सामान्य में कौन से आएंगे, सीलिंग रोज जो है वो सामान्य सामग्री में आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौर सेल की शीर्ष परत के रूप में, सौर सेल जो है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम के बनते हैं, लेकिन जनरली सिलिकॉन अधिकता में पाया जाता है और इसका जो बैरियर पोटेंशियल है, रोधिका विभव, उसका मान अधिक होता है, इसीलिए सिलिकॉन का उपयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो सौर सेल की जो शीर्ष परत है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MCB में बाई मेटालिक स्ट्रिप का कार्य क्या है। बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है ना वो देखो यार, बाई मेटालिक स्ट्रिप ऐसी स्ट्रिप होती है, ठीक है, एक धातु ये
और एक धातु ये। जैसे इसमें से कोई हाई करंट जाती है तो ये क्या है, हल्की सी बेंड हो जाती है, बेंड होके यहाँ से सर्किट को ओपन कर देती है और अति भार से जो है बचाती है। आगे का जो भी अपना उपकरण है, सर्किट है, उस सर्किट को, उपकरण को जो है अति भार से बचाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय। फ्यूज द्वारा जो लिया गया समय है वो कट ऑफ गुणांक कहलाता है, कट ऑफ फैक्टर। ये तो आपको डायरेक्टली याद रखना है गाइस। फ्यूज द्वारा लिया गया समय, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए, ठीक है, फ्यूज द्वारा जितना समय लिया जाता है उस समय को हम कट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। कट ऑफ, क्या कौन सा फैक्टर बोलेंगे, कट ऑफ फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें दे रखा है, भू प्रतिरोध का मान कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। भू प्रतिरोध का मान कम करने के लिए कौन सी विधि का, गड्ढे में, मिट्टी के गड्ढे में समय समय पर पानी डालते हैं, ये तो आपको पता है यार। जो भू प्रतिरोध है यानी अर्थिंग जो है, उस अर्थिंग में अगर हमें प्रतिरोध के मान को कम करना है तो समय समय पे जो है उसमें हम पानी डालते रहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में जोड़ना बिल्कुल नहीं, अर्थ इलेक्ट्रो आकार कम करके ये भी गलत है, अर्थ इलेक्ट्रो की गहराई को कम करके, तीनों ऑप्शन ही ऑपोजिट है, इनसे प्रतिरोध कम नहीं होगा, प्रतिरोध बढ़ हो जाएगा वापस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 4/1.40 के रूप में नामित किया जाता है। देखो समझना यार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई स्टैंडर्ड कंडक्टर का मतलब होता है बहुत सारे तार जो है वो आपस में ऐंठ कर बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे जैसे तार हैं, उन तारों को आपस में ऐंठ कर, आपस में ऐसे लपेट कर जो है एक तार बनाते हैं, उसको स्टैंडर्ड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो संख्या 1.40 क्या दर्शाती है। 1.40 देखो समझना, यहाँ 7 का मतलब होता है कि उसमें टोटल 7 तार हैं। ऐसे तार जो हैं वो कितने हैं, 7 है, 7 तार। और 1.40 जो है वो प्रत्येक कंडक्टर का व्यास कहलाता है। 1.40 जो है वो जो है इसमें जितने भी तार हैं, 7 तार, इस 7 में से प्रत्येक तार का व्यास है, मोटाई है उसका व्यास, ठीक है। तो 1.40 जो है वो प्रत्येक कंडक्टर का व्यास है, और 7 क्या होता है, उसमें टोटल जो चालक हैं उनका जो संख्या है, उनकी संख्या, टोटल 7 चालक हैं और 7 जो तार हैं ऐठे हुए, प्रत्येक तार की मोटाई जो है 1.47 जो है, प्रत्येक तार का व्यास इतना होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र M बराबर ZIT में Z क्या है। तो ये देखो यार, ये आपने फेराडे के विद्युत विश्लेषण के 2 नियम पढ़े होंगे। उसमें पहला नियम ये होता है M बराबर ZIT, M बराबर ZIT। T तो यहाँ समय है, I यहाँ पे करंट है, M जो है वो द्रव्यमान है, जो भी जमा या मुक्त हुआ पदार्थ है उसका द्रव्यमान, मास जिसे कहते हैं वो है। Z क्या है, यहाँ पे Z जो है ना वो है आपका विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है ये। और इसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत अपघट्य जो होगा, तरल पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, उस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका EC यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संतुलित और असंतुलित दोनों भारों के लिए कौन सी शक्ति माप विधि का उपयोग किया जाता है। बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, देखो समझना, यहाँ पे 2 वाट मीटर विधि जो है वो एप्लीकेबल होगी। अगर असंतुलित है तो वहां पे 3 वाट मीटर विधि काम में लेते हैं। अगर पूरा लोड संतुलित है तो वहां पे सिंगल वाट मीटर विधि जो है वो उपयुक्त तो रहेगी। संतुलित और असंतुलित दोनों ही केस में 2 वाट मीटर विधि जो है वो उपयुक्त होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संधारित्र का धारिता मान क्या है जिसे 35 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है और 0.5 कूलाम की आवश्यकता है। गाइस आपको पता होगा Q बराबर होता है CV, तो धारिता मान पूछा है C बराबर Q/V। अब देखो Q का आंसर, Q जो है वो दे रखा है 0.5 और बट्टे में है 35, ठीक है। तो यहाँ पे 35 जो है उससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा अपना 0.014, ठीक है, 0.014 फेरेड। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकेतक यंत्र में संकेतक को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए कोई भी संकेतक यंत्र है, संकेतक मतलब होता है सुई वाला, ठीक है। सुई वाले यंत्र में यहाँ पे जो है एक कंट्रोलिंग स्प्रिंग लगी होती है
और इसमें मूवमेंट के लिए जो है एक कुंडली लगी होती है, उस कुंडली में हम करंट बहाते हैं। जैसे ही कुंडली में करंट बहाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न होगा और फ्लक्स जो है इसके ऊपर फोर्स लगाता है, उस बल के कारण जो है वो घूमती है और जो बल लगता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसे विचलन बल बोलते हैं। ये बोल रहा है ना शून्य स्थिति से, ये 0 पे था, मान लो शून्य स्थिति से इधर 1 2 ऐसा है इसका स्केल, तो इसे मूव करना है, यहाँ से किसका ना इसको, तो विचलन, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स बोल दो, तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 वर्ग में 312, ये देखो यार 3.5, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने में आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा। एक्चुअल में 3.5 कोर केबल की बात कर रहा है। कोर यूजी के न्यूट्रल कोर का आकार क्या है? इस कोर का जो आकार होगा वो होगा हाफ, का मतलब है 45 स्क्वायर मीटर। 90 था लेकिन ये हाफ, न्यूट्रल का ही हाफ होता है। RYB का तो ये होता है, RYB जो है वो तो पूरे रहते हैं RYB, ठीक है, वो तो 90 90 90 के रहेंगे। और हाफ रहेगा किसका? न्यूट्रल का। जो न्यूट्रल है उसका आधा ही रहता है, जो एक्चुअल में फेज की जो मोटाई होती है उसका आधा न्यूट्रल का आकार रहता है। और तो कितना हो गया? आधा 45। 90 का हाफ जो है वो हो गया 45 स्क्वायर mm, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है? यहाँ पे ये जो फाइल है गाइस, ये तो देखने से पता चल रहा है रास्प कट फाइल है। कौन सा फाइल है? रास्प कट फाइल है ये, रास्प कट फाइल, रास्प कट फाइल, ठीक है, रेस्प लिखा हुआ, रास्प कट फाइल इसे बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें दे रखा है AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र। AC एकल फेज, सिंगल फेज वायरिंग परिपथ जो होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है, वोल्टेज ड्रॉप यार वही ओम का नियम लगा दो, V बराबर I गुणा R, यही वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि घुमाव के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गाइस देखो समझना, L बराबर μ0 n स्क्वायर A/L, ये सूत्र होता है, ठीक है। L का मान बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली L का मान डिक्रीज होगा। L का मान बढ़ेगा, ये बोल रहा है दूरी बढ़ा दें, दूरी बढ़ा देंगे तो उसकी लंबाई एक्चुअल में बढ़ेगी। दूरी बढ़ा दें, पहले पास पास था अब दूर दूर हो गए टर्न, दूरी बढ़ गई, L बढ़ गई। L जो है इंडक्टेंस जो है प्रेरकत्व है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो L को बढ़ाएंगे तो अपना इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, घटेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के लिए किया जाता है? वायु घर्षण डैम्पिंग के लिए जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं गाइस। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, देखो यहाँ ये रहा, ये लिखा हुआ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे जो है हम जो परमानेंट मैग्नेट है वो यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है मूविंग आयरन है, इसमें लोहा रहेगा, तो लोहा है तो वहां पे फिर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है वो सूटेबल रहती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 kV से 66 kV तक की भूमिगत केबलों के लिए किस प्रकार का 33 से 66 के लिए जो है एक्स्ट्रा हाई टेंशन का यूज करते हैं? किसका? एक्स्ट्रा हाई टेंशन, लो टेंशन, हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, सुपर टेंशन, जो भी केबलें हैं किस किस रेंज तक प्रयोग में ली जाती है, ये सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल जो है 33 kV से 66 kV तक का पूछा गया है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गीजर में थर्मोस्टेट द्वारा बनाए रखी जा सकने वाली तापमान सीमा। गीजर में ये फिक्स है गाइस, गीजर में देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा। कई क्वेश्चंस में जो है एक्चुअल में गीजर जो होता है वो 75 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे तो 75 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में नहीं है, तो गीजर जो है वो 65-75 के आसपास है, यही इसका राइट आंसर होगा 60 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद में भारत में सिंगल फेज घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड एसी वोल्टेज क्या है? रेटेड एसी वोल्टेज घरों में अपने सिंगल फेज के लिए 240 है, 240। देखो समझना दोस्तों
हो सकता है कभी कभार ऑप्शन में 240 नहीं हो, 230 हो, तो फिर उस केस में 230 वोल्टेज राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो 240 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लक्स घनत्व का मात्रक तो टेस्ला होता है या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ऐसा ही बोला है तो ऐसा ही में टेस्ला ही आएगा, समझो बात को। ठीक है, ऐसा ही मात्रक पूछे तो फिर टेस्ला फिक्स हो गया, टेस्ला राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रिक बेल्स पर कौन सा विद्युत प्रभाव कार्य करता है। इलेक्ट्रिक बेल्स में तो मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव काम करता है, ये तो पता ही है। इलेक्ट्रिक बेल्स मतलब विद्युत घंटी, विद्युत घंटी के अंतर्गत जो है चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है। आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य, फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है। फ्यूज क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि लाइन अतिवार नहीं है। फ्यूज तो अतिवार से ही तो बचाता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 द्वितीयक वोल्टेज के बीच संबंध क्या है। दोस्तों E1 V1 दोनों के बीच में संबंध क्या है, दोनों के बीच में संबंध ये होता है आदर्श आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। आइडियल आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जितना E1 होगा उतना ही V1 होगा, जितना E2 होगा उतना ही V2 होगा, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैंप का कार्यकारी। टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है ना, लैंप टंगस्टन वैक्यूम लैंप, ठीक है, उसका कार्यकारी तापमान ये फिक्स है। टेम्परेचर कितना होता है, टंगस्टन फिलामेंट वाला जो लैंप होता है, यहाँ पे आपको पता है टंगस्टन फिलामेंट, तो ये कितने टेम्परेचर तक गर्म करता है। इसका कार्यकारी जब ये जल रहा होता है तो कितना टेम्परेचर होता है, 2300 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 2300। गाइस 2300 यहाँ बल्ब कवरिंग का नहीं, अंदर वाला जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट, उस फिलामेंट का टेम्परेचर पूछ रहा है ये, और इस फिलामेंट का तापमान जो है 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्र में दर्शाए अनुसार वायरिंग का प्रकार क्या है। ये जो वायरिंग है यहाँ पे बनी हुई है, इसका एक तरीके से डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, और इस वायरिंग को हम क्या कहेंगे ये आप लोगों को ऑप्शन से बताना है। तो ये तो आपको पता है यार, जो है क्लीट वायरिंग है। ये ऊपर देखो यार, कुछ कुछ डिस्टेंस पे क्लीट लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्लीट वायरिंग है, टेम्परेरी वाइंडिंग होती है, वायरिंग होती है जो ऊपर सतह के ऊपर ही की जाती है, और क्लीट वायरिंग ये कहलाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए आसपास के धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है, कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स आसपास धातु पर रखा है, धातु है, कोई लोहा है, लोहे का टुकड़ा है, तो इस टुकड़े के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी, एडी करंट। जब फ्लक्स इसको काटेगा तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो ये क्या है, धातु का टुकड़ा है, यानी कि चालक है। इस चालक है, ये चालक है, इसलिए इस ईएमएफ के कारण इसके अंदर ही अंदर जो है चक्राकार धाराएं उत्पन्न हो जाती है, चक्राकार धाराएं उत्पन्न हो जाती है। उन धाराओं को हम भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भंवर धाराएं, एडी करंट हम कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार आवर्ती मीटर किस प्रकार का है। ये जो आवर्ती मीटर है दोस्तों, ये किस प्रकार का है, ये यांत्रिक मैकेनिकल रेजोनेंस टाइम है। मैकेनिकल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ये जो यहाँ पे ये जो पत्तियां है ना, ये पत्तियां क्या करती है, ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन होता है, इनमें कंपन होता है, कंपन हो रहा है, मतलब एक तरीके से मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और जो मूवमेंट हो रहा है वो एक तरीके से यांत्रिक ऊर्जा है। तो यांत्रिक अनुनाद, यांत्रिक रेजोनेंस टाइप का है ये। कौन सा है, यांत्रिक रेजोनेंस। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 kVA तक के वितरण ट्रांसफार्मर के लिए शीतलन विधि कौन सी उपयोग में लेते हैं। अलग अलग जो रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उनके लिए अलग अलग जो है कूलिंग मेथड हम प्रयोग करते हैं। 100 kVA के लिए पूछा गया है यहाँ पे, तो 100 kVA जो है वो एक नॉर्मल सा ट्रांसफार्मर होता है, और प्राकृतिक वायु शीतलन विधि जो है इसके लिए इंप्लीमेंट की जाती है, लागू की जाती है, नेचुरल वायु कूलिंग। ठीक है, नेचुरल वायु जो है कूलिंग मेथड इसके लिए हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जो है उसके 6 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है।
दोस्तों टोटल मूलभूत इकाइयां जो फंडामेंटल यूनिट्स जिसे हम बोलते हैं वो 7 होती है, ठीक है। 7 में से एक तो मास है, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, इसके अलावा 4 और कौन कौन सी आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टोटल होती है 7 कौन कौन सी है, 3 यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे दे रखा है, 4 और कौन कौन सी बच गई। आप लोगों ने साल भर में कितना क्या पढ़ा आप लोग कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को भी पता चल सके कि हाँ यार वास्तव में 7 फंडामेंटल जो मूलभूत इकाइयां हैं वो आप लोगों ने पढ़ी है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, उष्मा का एसआई इकाई जो है, एसआई मात्रक उष्मा का जूल होता है भाई। ये तो आप 7th 8th क्लास में जो साइंस का सब्जेक्ट है विज्ञान का उसमें पढ़े होंगे। उष्मा की एसआई इकाई जूल होती है, क्या होती है, जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रदर्शित करें। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रदर्शित प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलना है। तो देखो यार प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे और 456 पॉइंट हटेगा तो बटे में आएगा 1000, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 अंक है, पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो पॉइंट हटेगा तो 1000 नीचे आएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए अब इसको कर देंगे गुणा हम 100 से और ये हो गया प्रतिशत में चेंज। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 का भाग देंगे 456 में तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, यानी कि 45.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परसेंट में, 45.6 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। ये लेवर वाले क्वेश्चन तो हमेशा ही मैं बताता रहता हूं आप लोगों को। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर लीवर के दो एग्जांपल आप लोग याद रखना। फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है ए पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची, सीजर्स मतलब यहाँ पे है कैंची, कैंची जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण है, कैंची, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा वो द्रव्यमान कहलाती है गाइस, मास। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है वो उसमें निहित पदार्थ की जो टोटल मात्रा है वो मास, द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का क्वथनांक क्या है। पानी का गलनांक जो है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट को हम गलनांक बोलते हैं, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सही संरेखित सिस्टम का आयाम की पहचान करें। सही संरेखित कौन सा है, पहले वाला तो है नहीं, देखो यार दिखने से गलत लग रहा है ये। सेकंड वाला जो है ये वाला बिल्कुल सही है, सेकंड वाला सही संरेखित है, ठीक है, 15, 6, 10, 22, 7 इधर भी जो है इस साइड ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं, सही से लिखे हुए हैं। यहाँ देखो ये यहाँ लिखे हुए थे बीच में लाइन को काट काट के, गलत हो गया, ठीक है, ये सही है। लेफ्ट साइड लिखा हुआ रहना चाहिए, इधर सारे के सारे ऊपर लिखे हुए रहने चाहिए, ठीक है, ये सही जो है तरीका है लिखने का। बाकी जो भी ऑप्शन है उसमें गलत है। देखो यार यहाँ पे जो है ये टूटा है, बीच में लिखा हुआ है लाइन को काट के, इसलिए गलत है ये, समझो यार, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A4 शीट की ट्रिम किया हुआ आकार, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार तो ये होता है 210 गुणा 297। A4 शीट का ट्रिम किया गया आकार जो है 210 गुणा 297, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ये जो सेट स्क्वायर है ये कौन सा है, ये 45 डिग्री वाला है। कैसे पता चलेगा, 2 तरीके का सेट स्क्वायर होता है, ये लाइन और ये लाइन अगर बराबर है तो वो 45 डिग्री होगा, और एक होता है जिसमें एक लाइन बड़ी होती है दूसरी लाइन छोटी होती है, उसमें ये 30 डिग्री का कोण होता है, इधर 60 डिग्री का होता है, तो उसको 30 डिग्री 60 डिग्री बोलते हैं। तो ये वाला तो ये है नहीं, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, यानी कि 45 डिग्री, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपकरण का नाम पहचाने। ये तो जो है आप लोगों को पता है यार कौन सा है, ट्राई स्क्वायर है, ठीक है, टी स्क्वायर शॉर्ट में बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर, बड़े की गुणिया, हिंदी में बोलते हैं बड़े की गुणिया, क्या बोलते हैं, बड़े की गुणिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। कौन सा आयाम, ये व्यास वाला पूछा है और काफ़ी पॉपुलर जो है ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो फर्स्ट इसमें गलत है, सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड जो है वो भी गलत है, सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन यहाँ पे ये सही है, ठीक है। व्यास को प्रदर्शित करने के लिए ये वाली लाइन आएगी और यहाँ पे ये तीर के निशान ऐसे रहेंगे और ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ये व्यास, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 2 बार बना हुआ है, ये 2 बार जो है आपका 2 लैंग्वेज में पेपर रहता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें बोल रहा है एस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर है। वर्टिकल, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कौन सा है भाई? फर्स्ट वाला तो है नहीं, ये तो थोड़ा सा तिरछा है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला भी नहीं है, ये भी तिरछा है। फोर्थ वाला जो है वो सिंगल स्ट्रोक ये है। देखो यार समझना दोस्तों, फोर्थ वाला जो है थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को डिस्टर्ब सा लगे, बट एक्चुअल में यही इसका आंसर है। थोड़ा सा बनाने में भी थोड़ा सा देखो टेढ़ा हल्का सा ये बना हुआ है। एक्चुअल में सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल थोड़ा सीधा बना हुआ रहता है और ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने आप लोगों को कंप्लीट ये जो पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, 25 क्वेश्चन, बाकी ट्रेड थ्योरी, उसके बाद में आप लोगों का जो ड्राइंग है, वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस, ठीक है। थ्योरी के 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 6 क्वेश्चन और ड्राइंग के जो है 6 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ईयर वाले सभी स्टूडेंट जो भी एग्जाम देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। इन सभी क्वेश्चन को आप 2-3 बार जरूर पढ़ के जाना, अच्छे से रिपीट करके जाना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।